मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की नीति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। देखो, अब तक हम लोगों ने जो देखो ये हमने शुरुआत की थी एंशिएंट हिस्ट्री से, तो एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पोर्शन हमने कवर कर लिया था। और आज भूगोल का एक पड़ाव, लगभग 1/3 पोर्शन सामान्य से ज्योग्राफी का, जनरल ज्योग्राफी का 1/3, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है। भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए भूगोल जो है जब तक पूर्णता से नहीं तैयार है तब तक बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो इसलिए भूगोल में हमने आज एक पड़ाव पूरा कर लिया है, तो उसी को हम रिवाइज करेंगे। उस पूरे पड़ाव को हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमी और जियोमॉर्फोलॉजी जो भौगोलिक सिद्धांत हैं उसको और एस्ट्रोनॉमी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोग ये पूरा PDF जो है आपने अगर नहीं बना रहे हो, हार्ड कॉपी में नहीं लिख रहे हो, तो आपके मोबाइल में जो है टेलीग्राम में PDF होगा। देखो PDF आप टेलीग्राम में निकालना कैसे है, टेलीग्राम पे खोलो तो वहाँ पर लिंक पे जाओगे तो डेट वाइज आपको सारी PDF मिल जाएंगे। जिस तारीख में PDF हमने डाले हैं तो वो डेट वाइज सारे PDF मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप निकाल करके उसे पढ़ सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। और वो रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी खाली टाइम में सॉफ्ट कॉपी ही देखता हूँ, PDF की ही, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। तो इसलिए जो है हार्ड कॉपी तो हर जगह आदमी नहीं ले जा सकता है। तो आपके मोबाइल में टेलीग्राम में ये बहुत बड़ी अच्छी सुविधा, इसीलिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है कि वहाँ पर आपको PDF हमेशा पड़ा रहेगा। जब तक मैं डिलीट नहीं करूँगा तो PDF हमेशा उसमें पड़ा रहेगा। तो लिंक वाले आप उसमें जा करके तो डेट वाइज आपको मिल जाएगा PDF पूरा। तो डेट वाइज निकाल करके उसे आप रिवाइज करते रहना। 1-2 दिन में हम जो है, अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। 1-2 दिन में ही टेस्ट लेंगे। जैसे ही हम मतलब क्वेश्चन सेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम लगता है, क्वेश्चन पेपर सेट करने में टाइम लगता है। तो क्वेश्चन पेपर मैं आज ही से सेट करना शुरू कर दूंगा, तो 1-2 दिन में सेट हो जाएगा। जब तक हमारी क्लासेज चलेंगी, इसके बाद हम लोग कल से क्लाइमेट शुरू करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान शुरू करेंगे, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी सेट होंगे। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। तो देखो, हमने जो है शुरू किया था एस्ट्रोनॉमी से। हमारा जो भूगोल था, सामान्य भूगोल हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली इसके लिए। तो सामान्य भूगोल में जो सिलेबस है परीक्षाओं में, वो शुरू होता है आपका खगोलिकी से। कहाँ से शुरू होता है? खगोल विज्ञान से या खगोलिकी से शुरू होता है। तो एस्ट्रोनॉमी से शुरू होता है। तो खगोलिकी मोस्टली क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ में हमारा सौरमंडल और उसके क्या क्या सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, और सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर हम मतलब एक खाली सिलेबस जो है इसका पूरा, हम उस पर फोकस करेंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत अगर पूरे डीप में जाएंगे तो फिर से एक नए सिरे से अध्ययन शुरू हो जाएगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हमको आज की क्लास में पूरा लपेटना है, यानी पूरा कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हम सिलेबस पर फोकस करेंगे, जिससे आपको एक ही नज़र में पूरा सिलेबस आपके दिमाग में आ जाए कि क्या क्या सिलेबस हमने अब तक पढ़ा है और उसे हम किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो, हमने बताया था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था जिसको बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत। क्या बोलते हैं? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसको एक पादरी थे जॉर्ज लेमेंटियर, नाम याद रखना है, जॉर्ज लेमेंटियर। एक पादरी थे जॉर्ज लेमेंटियर, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि प्रारंभ में लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो है क्या था, एक डार्क मैटर था, एक बहुत सूक्ष्म डार्क मैटर था। हाँ, बहुत अत्यंत सूक्ष्म था और बहुत ज़्यादा उसमें घनत्व था और बहुत ज़्यादा वो गर्म था। तो इसमें लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है, एक महाविस्फोट होता है। 15 वर्ष पूर्व तो पहले ये था, डार्क मैटर था, लेकिन समय बीतने के साथ में 13.7 अरब वर्ष पूर्व, NCERT में यही डेट लिखा हुआ है, यही समय लिखा हुआ है,
13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है उस डार्क मैटर में, जो डार्क मैटर था उसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। और उसी महाविस्फोट को इन्होंने सिद्ध किया, बिग बैंग सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है, जॉर्ज लेमेंटियर महोदय ने दिया। तो अब उस महाविस्फोट के साथ ही में मतलब समय के एक क्षण में ही, मतलब जो समय है इस समय के क्षणवें हिस्से में ही, मतलब बहुत कम समय में ही वहाँ पर मैटर की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मांड में समय की उत्पत्ति हो गई, यानी टाइम आ गया और स्पेस आ गया, तीनों चीज़ बन गए। किसके साथ में ही, महाविस्फोट के साथ में ही मैटर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब आ गए। और उसके बाद में यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, नेबुला की उत्पत्ति होने शुरू हो जाती है। किसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है, नेबुला की। और नेबुला एक्चुअली क्या है, गैसों, धूल और कणों का क्या है, बादल है। अब ये नेबुला चूँकि जैसे ही विस्फोट हुआ और इसमें विस्तार होना शुरू हो गया, इसमें क्या हो गया, विस्तार हो गया, होना शुरू हो, ये डार्क मैटर है, इसमें विस्फोट हुआ और इस तरीके से इसमें विस्तार होना शुरू हो गया और तमाम नेबुला जो है इस तरीके से फैलने लगे, तमाम नेबुला इस तरीके से फैलने लगे। यही धीरे धीरे नेबुला जो है कंपैक्ट होकर गुरुत्वाकर्षण के बल से क्या बन गए, गैलेक्सीज बन गए। यही नेबुला क्या बनते चले गए, गैलेक्सीज बन गए। तो ये लगभग हज़ारों गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी, करोड़ों गैलेक्सी इस तरीके से अस्तित्व में आए ब्रह्मांड में। और इसमें विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। इसका पता किसने लगाया, हब्बल महोदय ने। इसका पता किसने लगाया, हब्बल महोदय ने बताया 1920 ईस्वी में। हब्बल महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड में निरंतर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो ये विस्तार उन्होंने गुब्बारे की जो है उदाहरण से सिद्ध किया। जिस तरीके से एक डॉट वाला गुब्बारा लेकर के आप उसको फुलाओगे तो गुब्बारा फूलने के बाद उसमें जो डॉट है वो क्या होता है, फैलता है, दूर दूर भी जाते हैं एक दूसरे से और स्वयं डॉट भी बढ़ता है। तो इसी तरीके से सिद्ध किया इन्होंने जो है हब्बल महोदय ने। जॉर्ज लेमेंटियर ने तो दिया था बिग बैंग का सिद्धांत, हब्बल महोदय ने बताया कि ब्रह्मांड हमारा क्या है, फैल रहा है, निरंतर उसमें फैला हो रहा है। तो ऐसे ही गैलेक्सीज की उत्पत्ति होती है, नेबुला के बादलों से ही गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं के क्या होती हैं, उत्पत्ति होती। और ये आकाश गंगाएं 3 आकार की होती हैं, इरेगुलर होती हैं, अनियमित होती हैं, सर्पिलाकार होती हैं और जो है अंडाकार होती हैं, इलिप्टिकल होती हैं। तो इस तरीके से 3 आकार की गैलेक्सीज होती हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे या मंदाकिनी। तो हमारी भी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा। आप दूधिया पट्टी देखते होगे रात में, स्वच्छ आकाश में आपको एक दूधिया पट्टी दिखाई देती है, वही क्या है, हमारी मिल्की वे है, आकाश गंगा है। अब आकाश गंगा की जो संरचना है हमारी कैसी है, सर्पिलाकार है। कैसी है हमारी, सर्पिलाकार है। ठीक कुछ इस तरीके से जो है व्यवस्था है हमारी आकाश गंगा में, ये इस तरीके से व्यवस्था है। ये सेंटर है, यहाँ पर क्या है, आकाश गंगा का सेंटर है, जो कि जो है यहाँ हाँ एक बल्ज है, उभार है। और इस सेंटर में बहुत ज़्यादा घनत्व है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है, जिसको कुछ विद्वान जो है इसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। इसको कुछ विद्वान क्या कहते हैं, ब्लैक होल है। तो ये ब्लैक होल जो है, इसी ब्लैक होल के चारों तरफ जो हमारे मिल्की वे के तारे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसी में हमारा एक तारा है सूर्य, इसी में हमारा एक तारा क्या है, सूर्य है, जो सौर मंडल का प्रमुख सदस्य है और वो चक्कर लगाता है, लगभग 25 करोड़ में मिल्की वे का एक चक्कर लगा लेता है। तो इसमें बहुत सारे तारे हैं, इसमें बहुत सारे तारे हैं, नक्षत्र हैं, तारे, और ये सब नक्षत्र और तारे जो मिला करके क्या बन जाते हैं, तारामंडल कहलाता है, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तारामंडल। तारामंडल एक जो है निश्चित आकार के तारों का समूह होता है, एक निश्चित आकार के तारों का समूह क्या कहलाता है, तारामंडल, या इसको नक्षत्र भी कहते हैं। तो ऐसे लगभग मतलब ज्योतिष की भाषा में नक्षत्र अलग कर दिए गए हैं, लगभग 27 नक्षत्र हैं, और तारामंडल की बात करें तो लगभग 88 तारामंडल है। ठीक, तो इस तरीके से मान लेते हैं ये तारामंडल है, ये तारों का समूह है तारामंडल। नक्षत्र भी जो है तारों का समूह होता है। और इसके अलावा इसी में क्या है, हमारा सौर परिवार है, या इसी में हमारा क्या है, सौर मंडल है। तो यहाँ पर तारामंडल और नक्षत्र का हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में, हम लोग अध्ययन क्या करेंगे, सौर मंडल का। तो इसमें बस ये जान लो कि जो हमारा तारामंडल है उसमें हाइड्रा एक जो है सबसे बड़ा क्या है, तारामंडल है। हाइड्रा नाम का तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल, जो कि एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसका नाम आप जानते रहो। तो सौर मंडल की संरचना की बात करें तो सौर मंडल में कौन कौन से आते हैं, संरचना मतलब उसमें कौन कौन से सदस्य हैं, सौर मंडल के कौन कौन से सदस्य हैं। तो सौर मंडल के सदस्यों की बात करें तो सबसे पहले क्या है, सूर्य है, सूर्य, जिससे सभी सौर मंडल के सदस्यों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। सूर्य से ही उत्पत्ति हुई भाई, गैलेक्सीज बनी, और गैलेक्सीज
किसका कॉम्बिनेशन है? तारों का समूह है। गैलेक्सीज किसका समूह है? तारों का समूह है। और तारों में ही लेटर में बाद में क्या हुआ? विस्फोट हुआ, जिससे अलग अलग तमाम ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो उसी में हमारा सूर्य से ही जो है सभी ग्रह बनते हैं। तो सूर्य के साथ साथ में इसके सदस्य कौन कौन से हैं? ग्रह भी हैं। और कुछ ग्रहों के अपने क्या है? उपग्रह हैं। तो उपग्रह भी इसके जो है सदस्य हैं। सूर्य तो है ही है, ग्रह है, उपग्रह है। और इसके अलावा जो है एक पेटी है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बेल्ट। एस्टेरॉइड्स बेल्ट, या फिर इसको जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षुद्र पेटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रहों की पेटी। तो ये छोटे बड़े जो है पत्थरों के और गैसों के समूह हैं जो कि हमारे इस सौर मंडल के सदस्य हैं। और इसके अलावा जो है इसमें कुछ कॉमेट्स भी हैं। क्या है? कॉमेट्स भी हैं, जिसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये सब मिला करके क्या है? इसके सौर मंडल के सदस्य हैं। सौर मंडल के क्या है? ये सदस्य हैं। अब इन सदस्यों को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो है उनका क्या है? विन्यास। सौर मंडल में ग्रहों का क्या है? विन्यास। प्रश्न अक्सर आता है सौर मंडल में ग्रहों के विन्यास से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको हम लोग एक चित्र से समझ लेंगे। ये क्या है? हमारा सूर्य है। ठीक, सूर्य के बाद सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। इसके बाद में शुक्र है, वीनस बोलते हैं। इसके बाद में हमारा अर्थ है। और इसके बाद में मार्स है। इसके बाद में क्या है? मार्स है। फिर इसके बाद में क्षुद्र ग्रहों की क्या है? पेटी है। एस्टेरॉइड्स की क्या है? पेटी है, क्षुद्र ग्रह है। फिर इसके बाद में क्या है? जुपिटर है, या फिर जो है बृहस्पति है। और इसके बाद में सैटर्न है। फिर इसके बाद में यूरेनस और नेपच्यून है। यूरेनस और नेपच्यून, ये सन हमने बताया था, SUN सन। ठीक, तो इससे याद रखना। ये क्या है? विन्यास है। सूर्य से जो है बढ़ते हुए क्रम में ये विन्यास है। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है, इसको क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। तो ये मरकरी अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्रम है सूर्य से बढ़ते हुए। अगर इनके आकार के आधार पर देखें कि आकार में इनका साइज क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है? जुपिटर है। सबसे बड़ा क्या है? जुपिटर। ये तो सही है, ये तो अरेंजमेंट सही है। इनका आकार के आधार पे जो बाह्य ग्रह हैं इनका अरेंजमेंट सही है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद में हमारा अर्थ है। फिर इसकी बहन है वीनस, शुक्र, फिर मंगल, मार्स, और फिर उसके बाद में मरकरी। तो इधर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इधर का अरेंजमेंट बिल्कुल आकार के आधार पे जो है घटते हुए क्रम में बिल्कुल सही है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी, ये है इनका घटते क्रम में व्यवस्था। घटते क्रम में इसकी व्यवस्था है। अब देखो सूर्य का सभी तो चक्कर लगाते हैं जो है पूर्व से पश्चिम। वीनस जो है उल्टा लगाती है। वीनस जो है पश्चिम से पूर्व, और इसी प्रकार से यूरेनस भी। यूरेनस, ये दोनों हमने बताया था कि इधर से दूसरा ग्रह, इधर से दूसरा ग्रह, और इधर से दूसरा ग्रह, दोनों सूर्य की उल्टी परिक्रमा करती हैं, उल्टे चक्कर लगाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मरकरी, बुध क्या है? ये सबसे सूर्य के नज़दीक है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, वीनस है। और ये चारों ग्रह कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। ये चारों ग्रह कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह। या फिर ये पृथ्वी के तरीके से ठोस हैं, मटेरियल्स के बने हैं, खनिज पदार्थों के बने हैं, चट्टानी तत्व के बने हैं, तो पार्थिव ग्रह भी इनको कहते हैं। पृथ्वी की भांति हैं तो इनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये चारों ग्रह कहलाते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये कैसे हैं? बाह्य ग्रह हैं। और ये बिल्कुल जोवियन की तरीके से, यानी जुपिटर की तरीके से ये क्या है? गैसीयस अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीयस अवस्था में जुपिटर की भांति हैं। तो जुपिटर सबसे जोवियन ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह। तो ये जोवियन ग्रह हैं, ये जोवियन ग्रह हैं, या फिर इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। और सैटर्न तो गैसीय ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है। सैटर्न बिल्कुल इसको नेबुला ही कहा जाता है। नेबुला की भांति क्या है? सैटर्न। तो प्रश्न आएगा कि कौन सा ग्रह नेबुला की दर्जा दिया जाता है? किस ग्रह को?
सैटर्न को, शनि को, क्योंकि ये सारे ग्रह क्या है, गैसीय अवस्था में है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा, जो सूर्य से सबसे दूर होगा वो सबसे क्या होगा, ठंडा होगा। तो नेपच्यून सबसे ठंडा है। लेकिन गर्म की स्थिति में वीनस गर्म है, ना कि मरकरी, क्योंकि वीनस के पास CO2 ज़्यादा है। वीनस की वायुमंडल किसका बना है, CO2 का बना है, CO2 का बना है, इसलिए ये जो है गर्म रहता है। और इसके पास वायुमंडल ही नहीं है, इसके पास वायुमंडल ही नहीं है, तो ये दिन में खूब गर्म हो जाता है और रात में खूब ठंडा हो जाता है। तो एक औसत टेम्परेचर जो है इसका इतना नहीं हो पाता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण वीनस अधिक गर्म रहता है। और पृथ्वी की इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है वीनस को, और भोर का तारा और साय का तारा भी कहा जाता है किसको, वीनस को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और इसमें जो है सबसे अधिक अगर किसी के पास उपग्रह है तो किसके पास में है, शनि के पास में है। लगभग 82 उपग्रह है किसके पास में, शनि के पास में है। जुपिटर के पास 79 उपग्रह हैं, ठीक, दूसरे नंबर पे। और मरकरी और वीनस के पास में कोई उपग्रह नहीं है, मरकरी और वीनस के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ जो है फैक्ट्स हैं जिसके बारे में प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक, पूरा PDF आप और अच्छी तरीके से पढ़ लेना, वहाँ पे इसके फैक्ट्स और मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा की है। अब हम लोग आते हैं, देखो अब इसमें एक ग्रह था पहले, कौन सा, नेपच्यून के बाद में प्लूटो था। तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया है। प्लूटो को 2006 में उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था और क्या कहा गया है, बौना ग्रह। उसको क्या कहा गया है, बौना ग्रह, क्योंकि वो जो है अक्सर नेपच्यून की कक्षा को काटता रहता था। नेपच्यून की कक्षा को वो अक्सर घुस जाता था, इसीलिए इसको बौना ग्रह कहा गया। और ये एस्टेरॉइड्स की पेटी है, ये क्या है, इस क्षुद्र ग्रह की पेटी है। और यही क्षुद्र ग्रह कभी कभी क्या होते हैं, पृथ्वी पर या जो है मंगल पे यहाँ पे गिरते हैं तो उल्कापात होता है। क्या होता है, उल्कापात। तो यही उल्का पिंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उल्का पिंड। जो आकाश में जलकर खत्म हो जाते हैं उनको मीटियोर्स बोलते हैं, उल्कास्म बोलते हैं। और जो पृथ्वी पर आकर के कोई चट्टानी पदार्थ गिर जाता है तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं या मेटेराइट्स बोलते हैं। ये जब प्रवेश करते हैं हमारे वायुमंडल में तो उसमें आग लग जाती है, वो जलता हुआ गिरता है, दिखाई देता है, तो उसको जो है शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, और इसी प्रकार से इधर कॉमेट्स पाए जाते हैं। कॉमेट्स क्या है, एक्चुअली जो है ये जो है बर्फ के और उसके बादल हैं, जो कभी कभी क्या होता है कि ये घूमते घामते सूर्य की इस तरफ आ जाते हैं तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो पुच्छल तारे की भांति। उनका जो गैस बर्फीय अवस्था वो पिघल जाता है और पूछ की तरह भांति दिखाई देता है, तो उसे पुच्छल तारा बोलते हैं। जैसे जो है आपका हैली है, ये सब क्या है, पुच्छल तारों के उदाहरण हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका अरेंजमेंट हो गया, किसका, हमारे सौर परिवार का, हमारे सौर मंडल का। अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें हैं जैसे बात करेंगे, अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, इसको गहराई से आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप जो है वही लिंक जो बताया है मैंने टेलीग्राम चैनल वाला, वहाँ पर PDF पूरा आप सही से पढ़ो और ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी देख लेना एक बार। ठीक, तो इस तरीके से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और देशांतर, देखो बहुत लोग भूगोल पढ़ जाते हैं बहुत गहराई से, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं। अक्षांश देशांतर ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको मैंने बहुत डिटेल से भी पढ़ाया था। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं हमारे ग्लोब पर। पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हमारी रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं। जो बीचों बीच से जाती है ग्लोब के उसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, या फिर इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, और इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तर में नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री की है। कितने डिग्री के है, 90 डिग्री की नॉर्थ पोल है, और दक्षिण में 90 डिग्री की क्या है, साउथ पोल है। ठीक, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, ये क्या है, पॉइंट्स है, ना कि रेखा है। ये रेखा नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। तो अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें, रेखाओं की बात करें, कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे फिर, 90 90 180, और 0 भी जोड़ोगे तो 181। कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे, तो कुल अक्षांश की संख्या कितनी है पृथ्वी पर, 181 है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की अगर बात करोगे, अक्षांश रेखा, तो रेखा 90 डिग्री रेखा नहीं है, दोनों 90 डिग्री रेखा नहीं है। तो 181 में से दोनों 90 डिग्री क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो 179 क्या है, रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो प्रश्न को
जब भी प्रश्न आए तो बहुत दिमाग से उसको समझना है। अक्षांश पूछ रहा है कि अक्षांश रेखा पूछ रहा है, अक्षांश पूछ रहा है या अक्षांश रेखा। अगर अक्षांश पूछ रहा है तो 181 है, अक्षांश रेखा पूछ रहा है तो 179 है, 179, क्योंकि 0 डिग्री को भी तो काउंट करोगे, 0 डिग्री को भी तो काउंट करोगे, तो 0 डिग्री जब काउंट होगा तो 181 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अक्षांश रेखाएं। अब इस अक्षांश रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनका अध्ययन करना जरूरी रहता है। जैसे मतलब एक तो 23.5 डिग्री पृथ्वी हमारी झुकी है, तो उसकी वजह से 23.5 डिग्री की एक रेखा होती है उत्तर में, जिसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री की दक्षिण में एक रेखा होती है जिसको कहते हैं मकर रेखा। ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। और 66.5 डिग्री पर, चूंकि अपने तल पे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5, और पृथ्वी अपने आधार पे अक्ष पे कितना झुकी है, वो तल पे कितना झुकी है, 66.5। तो 66.5 उत्तरी पे क्या है, आर्कटिक वृत्त। 66.5 उत्तरी पे क्या है, आर्कटिक वृत्त। ठीक, तो आर्कटिक वृत्त का भी अध्ययन करना जरूरी है। दक्षिण के 66.5 के वृत्त को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, क्योंकि दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है तो इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। उत्तर में आर्कटिक सागर महासागर है तो इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और उत्तर के 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री की नॉर्थ को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अब इनके बीच में जो सूर्य है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही रहता है। सूर्य कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ जो कटिबंध बनता है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध बनता है, उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर हमको एक तथ्य मिल गया कि दो अक्षांश रेखाओं यानी अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी क्या कहलाती है, कटिबंध कहलाती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कटिबंध। तो इससे हमको जो है जलवायु कटिबंध प्राप्त होता है, इसी से हमको मिट्टी कटिबंध प्राप्त होता है, इसी से हमको वनस्पति कटिबंध प्राप्त होता है। बहुत सारे कटिबंध हमको किससे प्राप्त होते हैं, अक्षांश रेखाओं के सहयोग से प्राप्त होते हैं। तो ये उष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो स्थान है क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। और उत्तर में कर्क और आर्कटिक वृत्त के और दक्षिण में मकर और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का स्थान कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। और आर्कटिक वृत्त से 90 डिग्री नॉर्थ तक यानी नॉर्थ पोल, और हाँ अंटार्कटिक महाद्वीप से 90 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त से 90 डिग्री साउथ का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत। तो ये शीत कटिबंध है। ये क्या है, शीत कटिबंध। ठीक, तो अब ये शीत कटिबंध है, यानी आर्कटिक वृत्त से 66.5 से उत्तर क्या बन जाएगा, शीत कटिबंध। अब ये सब होता कैसे है, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही रहता है। एक ऐसी व्यवस्था है इसके घूर्णन के कारण कि जो है सूर्य कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही रहता है। तो एक कर्क रेखा पे जब रहता है वो कौन सी तिथि होती है, तो तिथि भी आपको याद रखना जरूरी है, 21 जून को। कब रहती है सूर्य, हाँ सूर्य कर्क रेखा पर कब आता है, 21 जून को, जब हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है इसी दिन 21 जून को। तो उसी दिन क्या होता है, सूर्य कहाँ रहता है, कर्क रेखा पर। और मकर रेखा पर कब रहता है, 22 दिसंबर को। मकर रेखा पर कब रहता है, 22 दिसंबर को। तो हमारे यहाँ क्या पड़ता है, उस समय सर्दी पड़ती है 22 दिसंबर को। लेकिन मकर रेखा पर यहाँ पर सूर्य रहेगा तो यहाँ क्या पड़ेगी, गर्मी। और हमने देखा दक्षिण में क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, तो अब जब ये सूर्य एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा तो 2 बार विषुवत रेखा को पार करेगा, 2 बार विषुवत रेखा को पार करेगा। 21 दिसंबर के बाद सूर्य जब उत्तरायण होगा, 21 दिसंबर के बाद सूर्य जब उत्तरायण होगा तो फिर कब पहुंचेगा यहाँ पर, 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य कहाँ पहुंचेगा, विषुवत रेखा पर 21 मार्च को। और यहाँ जब पहुंचेगा तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं, विषुव। क्या कहते हैं, विषुव या इक्वेनॉक्स। क्या कहते हैं, इक्वेनॉक्स, विषुव कहते हैं। तो 21 मार्च को हमको विषुव मिल गया, 21 मार्च को हमको विषुव मिल गया। ठीक, और ये कौन सा विषुव है, 2 विषुव होते हैं, एक शरद विषुव और दूसरा जो ग्रीष्म से पहले एक शरद होता है, एक बसंत विषुव होता है। तो 21 मार्च वाला कौन सा विषुव है, बसंत विषुव। 21 मार्च वाला कौन सा विषुव है, बसंत, क्योंकि बसंत के बाद क्या होता है, गर्मी आने शुरू हो जाती है ना बसंत के बाद। तो 21 मार्च, ये डेट याद रखना, 21 मार्च को कौन सा विषुव होता है, बसंत विषुव। कौन सा विषुव होता है, बसंत विषुव।
और इसके बाद में कर्क रेखा पे 21 जून को पहुंचेगा। फिर अगले 6 महीने के बाद सूर्य यहाँ पर आएगा सितंबर में, 23 सितंबर को। कब आएगा? 23 सितंबर को। तो ये डेट याद रखना, 23 सितंबर को आएगा। अब इसके बाद 23 सितंबर के बाद दक्षिण में मकर रेखा की तरफ सूर्य चला जाएगा विषुव रेखा को पार करके। तो ये समय कहलाता है शरद विषुव। कौन सा विषुव? शरद। क्योंकि शरद विषुव के बाद से हमारे देश में सर्दी शुरू हो जाती है। शरद के प्रारंभ से ही क्या हो जाता है? सर्दी शुरू हो जाती है। और बसंत के प्रारंभ से क्या माना जाता है? गर्मी। तो इस तरीके से ये 2 विषुव हमको मिल जाते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। और मकर और कर्क रेखा पर जब सूर्य रहता है तो इसको बोलते हैं संक्रांति, सोलेस्टिसिस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संक्रांति। इसको क्या बोलते हैं? संक्रांति। तो मकर संक्रांति कब होता है? 22 दिसंबर को। और कर्क संक्रांति कब होता है? 21 जून को। तो ये दो डेट याद रखना। ये भौगोलिक वो बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट नहीं बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट में हम लोग 14 या 15 जनवरी को मनाते हैं क्या? मकर संक्रांति। वो अलग चीज़ है। वो जो है उसमें क्या है, राशियों का जो है चेंज होता है, राशि परिवर्तित होती हैं, तो वो मकर राशि में सूर्य पहुंचता है तो वो होता है। लेकिन यहाँ पर जो है मकर रेखा पर जो सूर्य जो है पहुंचता है तब क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। और कौन सा है? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर मकर संक्रांति और 21 जून को कर्क संक्रांति। तो 2 संक्रांति यानी 2 सोलेस्टिसेस मिल गए और हमको 2 क्या मिल गए? इक्विनॉक्स या विषुव मिल गए। अब जब सूर्य यहाँ पर रहेगा कर्क रेखा पर, तो फिर यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध जो है उधर क्या होंगे? लंबे दिनें होंगे। दिन क्या होंगी? लंबी होंगी। रातें छोटी हो जाएंगी। दिन लंबे होंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में जाओगे तो रातें लंबी होंगी और दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। ये जो है हमको किससे पता चलता है? अक्षांश रेखाओं के सहायता से ये हम जानकारी लेते हैं। ठीक, तो ये अक्षांश रेखाएं होंगी, जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी इनकी हम लोगों ने चर्चा की। और इसके बाद हम लोग देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देशांतर रेखाओं को देखते हैं। देखो, देशांतर रेखाएं क्या है? हमारे ग्लोब पर पोल से पोल को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। नाम ही है देशांतर, नाम ही है देशांतर। तो यानी 2 देशों के बीच के अंतर को दिखाया जाता है इसको। अर्थात यहाँ पर हम देश को, स्थान को पता करते हैं इनकी सहायता से और टाइम का निर्धारण करते हैं। भाई अक्षांश देशांतर दोनों का जब जाल बिछाएंगे तब तो हमको स्थान पता चल जाएगा, लेकिन समय और तिथि का निर्धारण कौन करता है? देशांतर। तो देशांतर रेखा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सहायता से हम क्या करते हैं? समय का निर्धारण करते हैं। और देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं। 300 कितने देशांतर रेखाएं हैं? 360। तो 360 के लिए एक 0 डिग्री की देशांतर मानी गई है। कौन सी मानी गई है? 0 डिग्री की। 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड के जो है ग्रीनविच से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से। और इसी 0 डिग्री की देशांतर रेखा को ही क्या माना गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा माना गया है। तो इसको अब ग्रीनविच से निकली है तो इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, ग्रीनविच जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मध्याह्न समय रेखा भी बोलते हैं। किसको? 0 डिग्री को, क्योंकि इसी से क्या निकालते हैं? समय। और ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय 5.5 घंटा पहले रहता है। इस रेखा से पूरब में जाओगे तो समय पहले होगा और पश्चिम में जाओगे तो समय क्या होगा? बाद में होगा। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, तभी आप समय निर्धारित कर पाओगे। टेस्ट में एक प्रश्न रहेगा समय निर्धारण से। तो पूरब में जाओगे तो भारत पूरब में है ग्रीनविच टाइम से, तो 5.5 घंटा यहाँ समय पहले रहता है। क्योंकि सूर्य यहाँ, भाई ये पृथ्वी हमारी घूम रही है तो सूर्य पहले कहाँ निकलेगा? यहाँ आएगा। तो सूर्य जहाँ जहाँ पहले आता जाएगा, ये घूमते जा रही है इसे पृथ्वी, और सूर्य बढ़ता चला जा रहा है पश्चिम की तरफ। तो अब पश्चिम की तरफ जो है दिन सूर्योदय होता जाएगा, और पहले जहाँ सूर्योदय हो गया वहाँ तो पहले ही टाइम हो गया ना। तो पूरब की तरफ, ग्रीनविच से पूरब की तरफ समय क्या होता है? पहले होता है। सूर्योदय पहले हो गया तो समय पहले हो गया। अब वो देश किस देशांतर पे स्थित है उसके आधार पे हम समय का निर्धारण कर लेते हैं, उसके आधार पे हम समय का निर्धारण कर लेते हैं। अब देख लो यहाँ पर जो है ये सारे क्या है? ग्रेट सर्किल है। ये सारे जितने भी देशांतर रेखाएं हैं क्या है? दीर्घवृत्त हैं, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांटती हैं। तो इसीलिए 2 बराबर भागों में बांटती हैं, इसलिए क्या कहते हैं देशांतर रेखाओं को? ग्रेट सर्किल। सभी देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? बृहत वृत्त कहा जाता है या ग्रेट सर्किल कहा जाता है। लेकिन अक्षांश रेखा सिर्फ एक ही दीर्घवृत्त है। अक्षांश रेखा सिर्फ एक ही है, जो कौन सी है? विषुवत रेखा।
0 डिग्री की रेखा या भूमध्य रेखा क्या कहलाती है? ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल या बृहद वृत्त कहलाती है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि सिर्फ 0 डिग्री की ही अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। बाकी आप उत्तर में चले जाओ तो 2 भागों में नहीं बांटती है, दक्षिण में चले जाओ 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, लेकिन बीच वाली अक्षांश रेखा 2 बराबर भागों में पृथ्वी बांटती है। इसलिए अक्षांश रेखा में 0 डिग्री को क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल। तो अक्षांश में सिर्फ एक ही ग्रेट सर्किल है, सिर्फ एक ही बृहद वृत्त है, और देशांतर रेखाओं में सभी देशांतर रेखाएं क्या हैं? बृहद वृत्त हैं। सभी देशांतर रेखाएं क्या हैं? बृहद वृत्त। और एक 0 डिग्री के पीछे वाली जो देशांतर रेखा है उसको कहा जाता है 180 डिग्री की देशांतर रेखा। 0 डिग्री की पीछे वाली देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 180 डिग्री की। 0 डिग्री से समय का निर्धारण करते हैं तो इसको GMT बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? GMT। और 180 डिग्री वाले देशांतर रेखा से क्या निकालते हैं? डेट निकालते हैं, तिथि निकालते हैं। इससे क्या निकालते हैं? तिथि का निर्धारण करते हैं, तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन, आइडियल बोलते हैं। 180 डिग्री की देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा, तो आइडियल बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन भी उसको बोलते हैं। किसको? 180 डिग्री वाले को। तो यहाँ पर ये अक्षांश देशांतर रेखाओं का ये महत्व है। और देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। लगभग 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है किसके बीच में? देशांतर रेखाओं के बीच में, विषुवत रेखा पर। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे वैसे वैसे दूरी में क्या होगी? कमी आएगी। और पोल पे जा करके, ध्रुवों पर जा करके दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जो दूरी खत्म हो जाएगी, दूरी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से घटती जाती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं में दूरी बराबर रहती है। अक्षांश रेखाएं सभी क्या है? बराबर खींची जाती हैं, इसीलिए इसको समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को इसीलिए समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तो इनमें लगभग दूरी सब जगह क्या है? 111 किलोमीटर की दूरी है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर की, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच। और देशांतर रेखाओं में सिर्फ जो है विषुवत रेखा पे ही दूरी 111.3 किलोमीटर है, लेकिन बाकी ऊपर नीचे जाओगे तो दूरी घटती जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट्स है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से संबंधित। अब हम लोग पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की गतियों का, पृथ्वी की गतियों, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ बता दिया है, लेकिन पृथ्वी की गतियाँ देखते हैं कितनी हैं। 2 प्रकार की गतियाँ हैं। पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं? 2 प्रकार की हैं। मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक। तो मोशन ऑफ द अर्थ 2 प्रकार से मोशन करती है पृथ्वी। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है जिसको क्या कहते हैं? घूर्णन। अपने अक्ष पर घूमती है जिसको क्या कहते हैं? घूर्णन, रोटेशन अंग्रेजी में कहते हैं इसको, रोटेशन। एक जो है अपने अक्ष पर घूमती है तो रोटेशन, और दूसरी गति क्या है? वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। परिक्रमण अंग्रेजी में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन 2 प्रकार की गतियां हैं किसकी? पृथ्वी की। घूर्णन के कारण दिन रात होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात होता है, तो इसको दैनिक गति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दैनिक गति। घूर्णन वाली गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति। और परिक्रमण के कारण जो है साल होते हैं। परिक्रमण के कारण क्या होते हैं? साल होते हैं, तो इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वार्षिक गति भी कहते हैं, ठीक। और इस वार्षिक गति के साथ साथ में इसमें ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखना। परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे का समय होता है। 365 दिन और 6 घंटे का समय होता है, लेकिन हर 4 वर्ष पे दिन बराबर करने के लिए, चूंकि हम लोग औसतन 365 दिन को ही क्या मानते हैं? 1 वर्ष मानते हैं, तो हर 4 वर्ष पे फरवरी को 29 दिन की मानी जाती है। हर 4 वर्ष पे फरवरी को क्या मानी जाती है? 29 दिन की। और जब फरवरी 29 दिन की होगी तो उसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। उसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष याद रखना। लीप वर्ष किसको कहते हैं? जब फरवरी 29 दिन की हो। जब फरवरी की तारीख 29 तारीख, अभी जो फरवरी बीता है वो कितने दिन की थी? 28 दिन की थी। तो क्या ये लीप वर्ष था? नहीं था। तो इस तरीके से ये लीप वर्ष भी हम ये 6 घंटा को एडजस्ट करने के लिए हर 4 वर्ष पे करते हैं। ये 6 घंटे को, क्योंकि 6 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 24।
6 चौको 24, तो हर 4 वर्ष पे एक दिन जो है निकल आता है 6 घंटे की वजह से। इसीलिए जो है हर 4 वर्ष पे क्या करते हैं, फरवरी को 28 दिन का 29 दिन का मानते हैं। बाकी समय में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। तो ये ऋतु परिवर्तन होता है, वार्षिक गति होता है और इसके अलावा इधर जो होता है दैनिक गति होती है। तो दैनिक गति दिन और रात होते हैं हमारी जो है पृथ्वी पर, वो किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण। ये सब हमने डिटेल से पूरा पढ़ा दिया था। अब परिक्रमण में जो है, जो हमने अभी बताया था, ऋतु परिवर्तन होता है, जो विषुव होते हैं वो सारा जो है बता ही दिया है हमने कि किस तरीके से हमको 2 विषुव प्राप्त होते हैं। तो किसके कारण प्राप्त होते हैं, परिक्रमण के कारण। किसके कारण प्राप्त होते हैं, परिक्रमण। परिक्रमण के कारण हमको 2 विषुव प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं ये सूर्य है, ठीक, तो इस तरीके से ये पृथ्वी है, ऐसे चक्कर लगा रही है। तो एक हमको मिलेगी जो है 21 मार्च और 23 सितंबर की डेट मिलेगी, जिसमें 2 विषुव प्राप्त होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। अभी पीछे हमने बताया है, ठीक, शरद विषुव और बसंत विषुव। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। और 21 जून को जो है कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। तो ये किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण। ये किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण। सूर्य का परिक्रमा लगा रही है पृथ्वी हमारी, तो इसके कारण हमको ये मिलता है। इसके अलावा परिक्रमण के कारण ही कभी सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य से नज़दीक आ रहती है, सबसे न्यूनतम दूरी पर रहती है, और कभी अधिकतम दूरी पर चली जाती है। वैसे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सबसे नज़दीक जब होगी पृथ्वी सूर्य के, तो उसको बोलेंगे उपसौर। उसको क्या बोलते हैं, उपसौर। तो उपसौर सबसे नज़दीक दूरी है, उपसौर क्या है, सबसे नज़दीक दूरी है। और एक होता है अपसौर। एक क्या होता है, अपसौर, जो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। ये लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होगी, जो अपसौर होगी। और 14 लगभग 14.5 किलोमीटर, 14.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी होगी, वो क्या होगी, उपसौर होगी। ठीक, तो ये दोनों आपको समय याद रखना है। ये किसके कारण होता है, उपसौर और अपसौर, परिक्रमण के कारण। ये किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण। अब इसमें जो अपसौर है वो कब होता है और उपसौर कब होता है। एक होता है जो अपसौर है, यानी पृथ्वी सबसे दूर होगी सूर्य से, तो वो होती है तारीख 3 जनवरी को। कब होता है वो, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर होता है। हाँ, तो उपसौर 3 जनवरी को है ना, मैं अपसौर बता रहा हूँ। तो अपसौर कब है, 4 जुलाई को। अपसौर कब है, 4 जुलाई, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है। और उपसौर क्या है, 3 जनवरी। उपसौर की तारीख क्या है, 3 जनवरी। तो ये दोनों तारीख भी आपको याद रखना है। और ये किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। और दैनिक गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर जो है ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। तो ये सब इनके प्रभाव हो गए, घूर्णन और परिक्रमण के क्या हो गए, ये प्रभाव हो गए। तो इस तरीके से पृथ्वी की गतियाँ हो गई। अब हम लोग जो है, हमने कुछ मानचित्र में भी अध्ययन किया था, जिसमें विश्व के मानचित्र पे हमने महाद्वीपों का अध्ययन किया था। कितने महाद्वीप हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक ड्रॉ करेंगे मैप जो है विश्व का। ठीक, जल्दी में ड्रॉ करते हैं। देखो, ड्रॉ करते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप और कौन से जो है वो कहाँ पर है महाद्वीप। ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। ये कहाँ, कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। और ये जो बना रहा हूँ ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये है अरब प्रायद्वीप। और ये कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। ये हमारा इंडिया है। हाँ, और ये जो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब ऐसे ही जल्दी में बना दिया। ये पूरा हमारा क्या बन गया, विश्व बन गया। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था। यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत किसको अलग करता है, एशिया को। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया से फिर कहाँ आ जाएंगे हम लोग, अफ्रीका में। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद हम चले जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका के बाद चले जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद हम चले जाएंगे साउथ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका के बाद चले आएंगे साउथ अमेरिका, और नीचे एक महाद्वीप है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। नीचे एक महाद्वीप है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका। साउथ अमेरिका से हम अंटार्कटिका महाद्वीप चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका महाद्वीप से हम चले जाएंगे यूरोप महाद्वीप। कहाँ चले जाएंगे? यूरोप। और यूरोप महाद्वीप से हम आ जाएंगे ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरीके से 7 महाद्वीपों का क्रम हो गया। किसके आधार पे? आकार के आधार पे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर इसके बाद में अफ्रीका, फिर इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, फिर इसके बाद में साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा क्या है? ओसेनिया। इसको ओसेनिया के नाम से जानते हैं। इसमें पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया, ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये सब मिला करके क्या कहलाता है? ओसेनिया। वैसे मुख्य द्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। द्वीपीय महाद्वीप कौन कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। यूरोप महाद्वीप क्या कहलाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप क्या कहलाता है? अंध महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप क्या कहलाता है? अंध महाद्वीप कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी विकास कम हुआ है। यहाँ पर ये विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं, अभी प्रश्न आएगा, तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं जो है, अक्षांश रेखाएं, तीनों महत्वपूर्ण किस जो है महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक बातें हो गई। और महासागरों की अगर बात करें तो महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये इधर प्रशांत है और इधर भी प्रशांत है, ठीक है। ये इसका जल शांत रहता है, इसीलिए इसको प्रशांत नाम दिया गया है। और ये कौन सा महासागर है जो एस आकार का है? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक या अंध महासागर, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पर है कौन सा महासागर? हिंद महासागर। आकार के आधार पे चलेंगे तो ये हिंद महासागर है। फिर हिंद के दक्षिण में क्या है? दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर है? दक्षिणी महासागर। और नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक महासागर। नॉर्थ में कौन सा महासागर है? आर्कटिक। तो 5 क्या हो गए? महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये तो हो गई महाद्वीप और महासागरों की व्यवस्था। महाद्वीप और महासागरों की व्यवस्था। अब देशों की बात करते हैं। एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, चाइना है सबसे बड़ा। वैसे तो मतलब अगर यूरोप और एशिया दोनों मिला लिया जाए तो कौन सा देश हो जाएगा? रूस हो जाएगा। रूस, साइबेरिया वाला क्षेत्र रूस का पूरा इसमें है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया रूस। अब रूस दोनों देशों, दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है, यूरोप में भी और एशिया में। अब यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर एक देश है रूस और एक देश है आपका यूक्रेन। इसमें प्रश्न अब, हाँ, यहाँ से प्रश्न अक्सर आएगा। अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो इस यहाँ से प्रश्न पूछेगा, करंट में पूछेगा, भूगोल से भी पूछेगा। भूगोल को भी मसाला मिल गया, इसलिए तो कहता हूँ मानचित्र बिल्कुल तैयार रखो, करंट के भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अब यहाँ पे मसाला बन गया। मसाला क्या क्या बन गया कि जो है भूमध्य सागर से, वो काला सागर से लगने वाले देशों की सीमा बताओ, कौन कौन से देशों की सीमा काला सागर से लगती है। तो अब चूंकि आपने अध्ययन कर रखा है कि जो है यहाँ पर कौन सा देश है? यूक्रेन है। तो यूक्रेन का जब नक्शे में अध्ययन करोगे तो आसपास के देशों का भी अध्ययन कर लोगे। देखो, इसको बोलते हैं जो है एक विस्तृत अध्ययन करना। ऐसे अध्ययन में मजा भी आता है करने में। मानचित्र को खोलो, जो वो क्या नाम है आपका, एटलस है, और वहाँ पर जाकर के पूरा युद्ध करा दो, रूस का और किसका? यूक्रेन का। तो मानचित्र पर युद्ध कराओगे तो उसके आसपास के सारे आपको वातावरण समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ब्लैक सी है, यहाँ पर क्या है? काला सागर है। यहाँ पर क्या है? काला सागर। और इधर इसकी ये एक सागर यहाँ पर अजोब सागर दबा हुआ है। काला सागर में ही एक सागर है छोटा सा, क्या है? इसको बोलते हैं अजोब सागर। कौन सा सागर? अजोब सागर। अब इधर इसकी सीमा लगती है रूस की। इधर किसकी सीमा लगती है? रूस की। और यहीं पर है आपका यूक्रेन। देखो, यूरोप का सबसे बड़ा देश क्या है? रूस है। और उसके बाद में दूसरा बड़ा देश क्या है? यूक्रेन है। तो एक तथ्य यही मिल गया आपको, दोनों देश लड़ रहे हैं, दोनों सबसे बड़े यूरोप के देश हैं। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा देश यूरोप का क्या है? फ्रांस है। कौन सा देश है? फ्रांस। तो रूस और दोनों बड़े देश रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। और यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था। यूक्रेन किसका हिस्सा था? रूस का ही हिस्सा था, जो कि कब अलग हुआ था? 1991 में, 1991 में। 1922 में इन्होंने यूएसएसआर की एक जो है एक संगठन बनाया था, सामूहिक संगठन 15 देशों को बना था, जिसको क्या कहा था? सोवियत रूस या यूएसएसआर कहा गया, जो 1991 में
15 देशों में विभक्त हो गया था। तो यूक्रेन भी उसी में से एक देश अलग हुआ था। अब यहाँ पर एक इसका प्रायद्वीप है, यूक्रेन का एक प्रायद्वीप है, ये बिल्कुल याद रखना, जो काला सागर में फैला हुआ है, जिसको बोलते हैं क्रीमिया। जिसको क्या बोलते हैं? क्रीमिया। रूस ने पिछले 5-6 सालों से क्रीमिया पे क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। ठीक, हाँ, 5-6 सालों से कब्जा कर रखा था रूस ने क्रीमिया पर। और क्रीमिया किसका भाग है? यूक्रेन का भाग है। अब जो बमबारी कर रहे हैं तो इसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो ये सब याद रखना, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। तो यहाँ पर जो है रूसी अटैक हो रहा है, खारकीव में हो रहा है, सब कीव के नाम से ही वहाँ के देश, मतलब वहाँ के शहर हैं, कीव, खारकीव, पता नहीं कौन कौन से कीव हैं। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। तो यूक्रेन की भी सीमा लगती है और रूस की भी लगती है। और इधर एक देश है जॉर्जिया, इधर एक देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया भी किसका भाग था? रूस का ही। जॉर्जिया भी रूस का भाग था, जो कि एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप। यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं कॉकेशियस पर्वत। कौन सा पर्वत? कॉकेशस पर्वत। तो कॉकेशस पर्वत श्रृंखला पर कौन सा देश स्थित है? जॉर्जिया। तो जॉर्जिया भी ब्लैक सागर से, काला सागर से अपनी सीमा लगाता है। और नीचे है टर्की। नीचे क्या है? टर्की, या हिंदी में इसको तुर्की बोलते हैं। तुर्की भी किसका देश है? एशिया का है। ठीक, और इसके अलावा इधर एक है देश है बुल्गारिया, इधर एक देश है बुल्गारिया, और इधर एक देश है रोमानिया, इधर एक देश है रोमानिया। तो इस तरीके से ये 5 या 6 देश हो गए। यूक्रेन, रूस 2, और जो है जॉर्जिया 3, तुर्की 4, और बुल्गारिया 5, और रोमानिया 6। तो 6 देशों की सीमा किससे लगती है? काला सागर से। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको बन जाएगा। अभी जो भी परीक्षा दोगे तो इनमें से आपको प्रश्न यहाँ से मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न न पूछ करके परीक्षाओं में जो है ये ट्रेंड होता है कि उससे संबंधित जो घटना घटित हो रही है, उससे संबंधित जो है रिलेटेड वहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट से प्रश्न बनाने की जो है संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ लेटेस्ट था, इसलिए इसको हमने डिटेल में बता दिया। नहीं तो बाकी सारी चीज़ों को हमने जो है अध्ययन कराया था एशिया महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में जो है 5 देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। 5 देशों को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया। सब रिवाइज कर लेना। ठीक, और यूके और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है? यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश, मतलब कौन कौन से आइलैंड वो आते हैं, आइलैंड या फिर जो है स्टेट्स आते हैं? वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, और इंग्लैंड आता है। ये किस में आता है? ग्रेट ब्रिटेन में। और नॉर्थ आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड मिला करके क्या बन जाता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनको सब आप रिवाइज करते रहना। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था यूरोप से, तो ये बता दिया हमने। एशिया में सार्क कंट्रीज का हमने अध्ययन कराया था। सार्क कंट्रीज, सार्क देशों में, जिसको दक्षिण एशियाई देश बोलते हैं, जिसमें कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। अगर इधर से शुरू करेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, और थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो इस तरीके से 8 देश, दक्षिण एशियाई 8 देश क्या संगठन बनाते हैं? सार्क देशों का समूह बनाते हैं। और दक्षिण पूर्व के 10 देश हैं, ये आसियान का सदस्य हैं। किसका सदस्य है? आसियान के 10 देश, जिसमें म्यांमार से शुरू होता है, और यहाँ पे जो है लाओस, कंबोडिया, और आपका जो है वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये 10 देश मिलाकर के क्या बनाते हैं? आसियान सदस्य बनाते हैं। और पूर्वी एशिया में जो है आपके जापान है, चाइना है, ठीक, मंगोलिया है, और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सब किसके देश हैं? पूर्वी एशिया के। ठीक, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया वाला जो 5 देश किसके थे? रूस के थे, यूएसएसआर के थे, जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो 5 देश किसके आते हैं? मध्य एशिया के। और इसके अलावा पश्चिमी एशिया के जो है बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें अरब प्रायद्वीप वाले क्षेत्र देश हो जाते हैं। इनको मध्य पूर्व के देश भी कहते हैं, या हम भारत से हैं तो पश्चिम एशिया के देश कहते हैं। अंग्रेज लोग इसको मध्य पूर्व के देश कहते थे, और अब हम लोग इसको क्या कहते हैं? पश्चिम एशिया के देश। तो इसमें बहुत सारे देश आते हैं, जैसे आपका अरब देश हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी जो है यहीं पर, ईरान, इराक, बहरीन, ये सब देश क्या कहलाते हैं? पश्चिमी देश के देश आते हैं। तो डिटेल से वहाँ देखना। अफ्रीका महाद्वीप में भी इसी तरीके से जो है अल्जीरिया सबसे बड़ा देश था, जो हमने पढ़ा था। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश था किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश था यूएसए। कौन सा था? यूएसए में हमने ग्रेट लेक्स का, महान झीलों का, ग्रेट लेक्स का अध्ययन किया था। 5 झीलों को क्या कहते हैं?
ग्रेट लेक्स। हमने एक जो है फार्मूला बताया था होम्स, कौन सा फार्मूला बताया था? होम्स, याद करने का। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। सबसे बड़ा झील कौन सा है? सुपीरियर। सबसे बड़ा कौन सा झील है? सुपीरियर। तो ये 5 झीलों का हमने फार्मूला बताया था होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। और मिशिगन एक ऐसा झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। बाकी सारे झील क्या बनाते हैं? कनाडा और यूएसए के बीच सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक। और ये पूरा दक्षिण एशिया, ये वाला दक्षिण एशिया का ये पूरा क्षेत्र कहलाता है लैटिन अमेरिका का देश। मध्य अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देश, ये सब क्या कहलाते हैं? लैटिन अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है और यूएसए है, ये क्या कहलाता है? आंग्ल अमेरिका। कौन सा अमेरिका? आंग्ल अमेरिका, क्योंकि अंग्रेज यहीं जाकर बस गए थे तो इसको क्या कहते हैं? आंग्ल अमेरिका। किसको? उत्तरी अमेरिका, वो यूएसए को और कनाडा को। और मैक्सिको और मध्य अमेरिका के देश हैं, जिसमें होंडुरास, बेलीज, पनामा, ये सब मध्य अमेरिका के देश हैं, ये देश। और दक्षिण अमेरिका के देश और कैरेबियाई देश, जिसमें क्यूबा है, ये सारे देश हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? लैटिन अमेरिकी देश। कौन से देश? लैटिन अमेरिकी देश। यहीं पर एक जो है नहर है, पनामा नहर। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर एक नहर है, सुएज नहर, अफ्रीका और जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। कौन? सुएज नहर। सुएज नहर के बन जाने से मुंबई और लंदन के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि हमारा जहाज मुंबई से चलेगा सीधे लाल सागर से, और जो है सुएज नहर फिर सीधे निकल करके इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। नहीं तो पहले हम ऐसे ऐसे चक्कर लगा के जाते थे, तो 7000 किलोमीटर की दूरी हमारी कम हो गई सुएज नहर के बनने से। अब सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद है। कौन सा है? पोर्ट सईद। और दक्षिण में है सुएज, जो है सुएज शहर। तो इस तरीके से ये सुएज और पोर्ट सईद दोनों उत्तर दक्षिण में स्थित क्या है? जो है पत्तन है। किस पर? सुएज नहर पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, किससे संबंधित? जो है महाद्वीपों से संबंधित, या यहाँ पर जो है जो मानचित्र में हमने अध्ययन किया था उसका हमने यहाँ पर बिल्कुल समराइज तरीके से पूरा बताया है कि इस तरीके से आपको अध्ययन करना है, जा करके पूरा आपको पीडीएफ पढ़ना है। अब हम लोग बारी बारी से सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। हमने कौन कौन से सिद्धांत पढ़े थे उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने अध्ययन किया था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। किसका? महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ जो है कंटिनेंट्स एंड ओशंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक सिद्धांत देखा था जिसका नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। एक सिद्धांत देखा था जिसका नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो प्रश्न सीधे सीधे आता है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया था? तो इसको दिया था वेगनर महोदय ने। किसने दिया था? वेगनर महोदय ने 1912 ईस्वी में। कब दिया था? 1912 ईस्वी में। लेकिन 1914 से शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध, तो इनका सिद्धांत दबा रह गया, जो है विश्व के समक्ष नहीं आ पाया। बाद में 1922 में लोगों के सामने सिद्धांत आता है, तो इस पर लोग चर्चा और विमर्श करते हैं। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एक्चुअली था क्या? ये प्रवाह जो है महाद्वीपों का प्रवाह था। इन्होंने बताया था कि प्रारंभ में एक इस तरीके से पृथ्वी थी और इसमें एक भूखंड था प्रारंभ में, जिसको क्या कहा गया? पैंजिया। इन्होंने क्या कहा? पैंजिया। और इसके चारों तरफ से जल भरा हुआ था, जिसको बताया है पैंथालसा। कौन सा सागर कहा? पैंथालसा। पैंजिया ब्रेक हो गया, धीरे धीरे कालांतर में पैंजिया ब्रेक हो गया और इसमें प्रवाह शुरू हो गया। इसमें क्या शुरू हो गया? प्रवाह। इन्होंने बताया कि जो हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना में बताया कि एक ऊपर वाली परत कहलाती है सियाल और इसके नीचे है सीमा। इसके नीचे क्या है? सीमा। तो इन्होंने बताया कि जो है सियाल सीमा पर क्या कर रहा है? तैर रहा है। सियाल सीमा पर तैर रहा है, तो इसलिए तैर रहा है, इसीलिए इसमें क्या हुआ? जो है विखंडन हुआ। पैंजिया में क्या हुआ? विखंडन हुआ, और यही बाद में महाद्वीप बन गए। जो आज की जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है महाद्वीपों की, वो इसी तरीके से पैंजिया से ही टूटे हुए भूखंड है भाग है। तो ये सिद्ध कर दिया किसने? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ने। लेकिन इनमें कुछ कमियां थी। इन्होंने जैसे फोर्सेस जो बताया वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। इन्होंने बताया 2 बल कार्य कर रहे थे, एक बायोएंसी फोर्स उत्प्लावन बल कार्य कर रहा था, और दूसरा इन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स जो चंद्रमा और उसके कारण बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बल नहीं थे, क्योंकि चंद्रमा इतनी पावरफुल कहाँ है कि पृथ्वी पर इतना हलचल मचा दे। पानी को तो खींच लेता है, तो ज्वार भाटा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक भूखंड को, दृढ़ भूखंड को खींच पाना
नामुमकिन सा है। तो लेकिन इन्होंने जो है सोचने के लिए वैज्ञानिकों के समक्ष एक विचार रख दिया था और यहीं से जो है उत्पन्न होता है वैज्ञानिकों के दिमाग में एक नए सिद्धांत को जन्म देने का। बाद में आगे चल करके यही सिद्धांत से जो है खाद्य लेते हुए शुरुआत होती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की। किसकी शुरुआत होती है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की। और प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात प्लेट विवर्तन की सिद्धांत ने पृथ्वी पर सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर दिया, चाहे वो महाद्वीपों के वितरण का हो, चाहे वो ज्वालामुखी उत्पत्ति का हो, चाहे वो भूकंप का हो, चाहे वो पर्वत निर्माण का हो। सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान किसने कर दिया? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत में। प्लेट एक्चुअली क्या है? ये लिथोस्फीयर की दृढ़ भूखंड है, दृढ़ पट्टी है, जिसको क्या कहते हैं? प्लेट कहा जाता है। लगभग 0 से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक की जो पट्टी है वो क्या कहलाती है? प्लेट कहलाती है, उसको प्लेट कहते हैं। और ये पृथ्वी पर ऐसे 6 प्रमुख प्लेटों की जो है उसको चिन्हित किया गया है। 6 प्रमुख प्लेट: अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग कर देंगे तो 7 प्लेट हो जाएंगे। और 20 या 22 प्लेट्स क्या हैं? माइनर प्लेट्स हैं, छोटे छोटे जो है प्लेट्स हैं। ये मेजर प्लेट्स हो गए। 6 और 7 प्लेट्स क्या हो गए? मेजर प्लेट्स हो गए। और ये प्लेट्स में मूवमेंट होता है, इन प्लेट्स में क्या होता है? मूवमेंट्स होता है। तो इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ पर, जैसे मॉर्गन महोदय थे, ठीक, और हैरी हैश ने तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत दिया। हैरी हैश महोदय ने कहा कि समुद्र के नितल में क्या हो रहा है? प्रसरण हो रहा है, समुद्र के तल में प्रसरण हो रहा है। तो हैरी हैश महोदय ने सिद्धांत दिया। तो बहुत सारे सिद्धांतों का एक समूह है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, काम किया, तो एक नए सिद्धांत का जो है जन्म होता है, जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो प्लेटों का क्या है? किनारा है, प्लेटों का किनारा है। अब ये किनारे 3 तरीके से इनमें जो है गतियां होती हैं। इन प्लेट्स में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो उसको बोलते हैं अभिसरण, उसको बोलते हैं अभिसरण। और अभिसरण जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है? विनाश होता है। वहाँ पर क्या होता है? विनाश होता है। तो अभिसरण वाले प्लेट्स को विनाशी किनारा बोलते हैं। उसके किनारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षय हो जाते हैं। मैंने बताया था एक भारी प्लेट, एक मतलब घनत्व में भारी हो, भारी घनत्व वाला प्लेट और एक हल्का घनत्व वाला प्लेट है। जब टकराएंगे तो भारी घनत्व वाला प्लेट अंदर चला जाएगा हल्के घनत्व वाले प्लेट में। जैसे ये महाद्वीपीय प्लेट है जो कि हल्का होगा, और ये महासागरीय प्लेट है, ये भारी होगा, तो नीचे चला जाएगा। और नीचे जाकर के स्थनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, वहाँ जाकर के मैग्मा में बदल जाएगा, गल जाएगा, तो इसका क्षय हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं विनाशी किनारा। इसको क्या बोलते हैं? विनाशी किनारा। तो विनाश हो रहा है। और इसके अलावा जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसके नीचे की ज़मीन जो है खुलती है, तो मैग्मा जो है मैग्मा चैम्बर से बाहर निकलता है और ऊपर आकर नए जो है प्लेट मार्जिन का निर्माण करता है। तो उसको जो क्या कहते हैं? अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट, अभिसारी तो ये हो गया, और अपसारी में दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसमें रचना होती है। तो इसको रचनात्मक किनारा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक किनारा। और कभी कभी क्या होता है? 2 प्लेट्स टकराते नहीं बल्कि आकर के आमने सामने से रगड़ मार करके चले जाते हैं, तो उसमें प्लेट के किनारे संरक्षित रहते हैं। उसमें प्लेट के किनारे क्या होते हैं? संरक्षित रहते हैं, संरक्षण मिलता है उनको, न टूटते हैं, न क्षय होता है, न कुछ होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं संरक्षी किनारा। कौन सा किनारा? संरक्षित। लेकिन जब टक्कर मारेंगे तो पृथ्वी पर झटके आएंगे, भूकंप आएंगे। जैसे 2 नाव चल रहे हैं अगल बगल में, और इस पर जो है लोग बैठे हैं सवार, और कभी अचानक दोनों नाव आपस में से टकरा गए, साइड से, आमने सामने से नहीं टकराएंगे, पानी में मोस्टली आमने सामने नहीं टक्कर होता है, ऐसे टकरा गए और टकरा जाएगा तो उसमें जो झटका लगेगा, जो लोग बैठे हैं कुछ इधर गिरेंगे, कुछ उधर गिरेंगे नाव में। तो ऐसे ही पृथ्वी पर जब 2 प्लेट्स ऐसे इस तरीके से स्पर्श करके निकल जाते हैं, उनके किनारे आपस में रगड़ करके निकल जाते हैं, तो उससे संरक्षण प्रदान होता है। तो उसको संरक्षी किनारा बोलते हैं। न क्षय होता है, न निर्माण होता है, जो है वही बना रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं संरक्षी किनारा। और उसके कारण भूकंप के झटके भी आते हैं। तो इस तरीके से ये 3 किनारे हो गए। अब इसके कारण जो है यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है, ठीक, और पर्वत का निर्माण होता है। ये सब डिटेल से आप PDF में पढ़ लेना, या फिर वीडियो दिया हुआ है उसमें पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के बारी बारी से आप देख लेना वीडियो को। देखो फास्ट में देखा करो। जैसे आपने क्लास यहाँ पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, जो है चैनल में जाओ, ज्ञापम के चैनल में जाओ, और वहाँ पर वीडियो को 2 गुना स्पीड में बढ़ाकर देखो। 2 गुना, वैसे तो मेरी स्पीड वैसे ही फास्ट होती है, अगर 2 गुना में बढ़ा के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो उसको 1.5 गुना बढ़ाकर देख सकते हो। क्योंकि पहली बार पढ़ लिए हो, दोबारा आपको समय बचाना है, तो उसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लो, और उसमें सारा फंक्शन दिया रहता है। स्पीड बढ़ा करके आप जो है उसको
प्ले कर सकते हो। तो अब इसके बाद क्या जल्दी है क्या, अभी पूरा नहीं हुआ है भाई। हमने तो बाहर अगर जल्दी हो तो फिर कल कराएं इसको कंटिन्यू है। अच्छा तो अभी तो हमने मतलब ये अभी एक तिहाई पोर्शन बचा हुआ है। आज थोड़ा लंबा खींचेगा, 1.5 घंटा करीब हो जाएगा, क्योंकि पूरा समराइज करना है ना। तो इसके अलावा अब हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर पृथ्वी के बल की आंतरिक संरचना। उसके पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं आंतरिक संरचना की। तो ये तो हमने जो है महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत देखा। 2 प्रमुख सिद्धांत थे, एक महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और अब हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी हमारी बन गई तो उसकी आंतरिक संरचना क्या है, उसकी आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं किससे, भूकंपीय तरंगों की सहायता से। ये हमारी पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना कुछ इस तरीके से हमने इसका ये पोर्शन निकाल लिया है। यहाँ पर मोटा मोटी समझ लो, ऊपर क्या है, क्रस्ट है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट। और बीच वाला भाग कहलाता है प्रावार या मेंटल। हिंदी में प्रावार कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। और जो अंदर वाला भाग है उसको कहते हैं कोर, या फिर अंग्रेजी में कोर और हिंदी में क्रोड़ कहते हैं। तो 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा गया है। और इसका पता कैसे लगता है, भूकंपीय तरंगों से। भूकंपीय तरंगों से यही एक प्रमुख, भूकंपीय तरंगे ही एक प्रमुख क्या है, स्रोत हैं हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का। अब ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पूरा डिटेल से आपको बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये ऊपर वाली भू प्रॉपर्टी है या क्रस्ट है। अब यहाँ जो भू प्रॉपर्टी को और प्रावार से जो अलग करता है उसको बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता। प्रश्न आता है सीधे सीधे कि भू प्रॉपर्टी को मेंटल से अलग करने वाली जो रेखा है या जो है क्षेत्र है, संक्रमण मेखला क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, मोह असंबद्धता। क्या कहते हैं, मोह असंबद्धता। ये लगभग जो है आपका 30 किलोमीटर तक है, 0 से लेकर 30 किलोमीटर। और 2900 किलोमीटर तक किसका विस्तार है, मेंटल का। 2900 किलोमीटर तक किसका विस्तार है, मेंटल का। और 6371 किलोमीटर तक किसका विस्तार है, कोर का। तो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक क्या है, कोर है। अब कोर और मेंटल दोनों 2 भागों में बांटा गया है। अपर मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ऊपर वाला मेंटल क्या है, अपर मेंटल, और नीचे वाला लोअर मेंटल। और कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, आउटर कोर, बाहर वाला कोर, और इनर कोर। बाहर वाला कोर और इनर कोर। तो ये भूकंपीय तरंगों के आधार पे इनकी व्यवस्था, इनकी संरचना बताई गई है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना है, 5.52 है पृथ्वी का औसत घनत्व। ये आपको फैक्ट याद रखना है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.52। और ये इसको किसके सापेक्ष मापा जाता है, पानी के, जल के सापेक्ष मापा जाता है। और जल का घनत्व क्या होता है, 1। जल का घनत्व कितना माना जाता है, 1। भाई कोई एक यूनिट होगी तभी तो उसके सापेक्ष किसी चीज़ को मानेंगे। तो जल से जो पृथ्वी का घनत्व है वो ज़्यादा है, जल से पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटी हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद जो है हम लोग भू संचलन की बात करेंगे, पृथ्वी पर गतियों की बात करेंगे। पृथ्वी पर जो गतियाँ हैं, पृथ्वी की गतियाँ, मोशन वो वाली मोशन नहीं, पृथ्वी पर जो है भू संचलन, पृथ्वी के बल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पृथ्वी के बल की बात करेंगे। पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल के कारण भू संचलन होता है। बल के कारण क्या होता है, भू संचलन होता है। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक होता है आंतरिक बल, एक कौन सा बल होता है, एक आंतरिक बल होता है, और एक होता है बाहरी बल या बाह्य बल। ठीक, बाह्य बल में हमने प्रक्रम का अध्ययन किया था। बाह्य बल में हमने प्रक्रम का अध्ययन किया था, अपक्षय और अपर्दन वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया था। और आंतरिक बल से क्या होता है, 2 प्रकार के आंतरिक बल होते हैं। एक सडन होता है, अचानक, जिसमें हम लोग ज्वालामुखी और भूकंप का अध्ययन करते हैं, जो अचानक होता है। और एक होता है पटल विरूपणी। पटल विरूपणी अर्थात पटल का ही विरूपण हो जाए, पटल में ही, पटल मतलब भूपटल, पृथ्वी पर ही परिवर्तन हो जाए, वो धीरे धीरे होता है। पटल विरूपणी क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन है। और आकस्मिक परिवर्तन में क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तब पटल विरूपणी में हम लोग क्या 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं मोस्टली, एक भ्रंश का और दूसरा वलन का। भ्रंश का और वलन का। तो पटल विरूपणी में क्या आता है, भ्रंश आता है और दूसरा वलन आता है।
वलन में भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वलन में जो है क्या होता है, कोई एक चट्टानी भाग है, जैसे ये क्या है, ये एक चट्टानी भाग है और इस पर क्या होता है, दबाव होती है, दोनों तरफ से प्रेशर लगता है चट्टान पे, यानी यहाँ कंप्रेसर, दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, कंप्रेशर पड़ता है, तो इसमें फोल्ड हो जाता है, इस चट्टानी भाग क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, चट्टानी भाग क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, वलन कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। अब वलन में ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, अपनत, क्या कहलाता है, अपनत कहलाता है, और नीचे धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है, अभिनत कहलाता है। ये याद रखना, अपनत और अभिनत, वलन। और भ्रंश की बात करें, फॉल्ट जिसको बोलते हैं, इससे भ्रंश, इसमें क्या होता है, भ्रंश दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य भ्रंश होता है और एक उत्क्रम भ्रंश होता है। सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश, भ्रंश में दोनों बल कार्य करते हैं, मतलब एक तनाव बल काम करता है मुख्य रूप से, तो तनाव में क्या होता है, दो बल एक दूसरे को खींचते हैं, दो बल एक दूसरे को खींचते हैं, तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है और कोई भी भूपर्पटी है वो टूट जाती है, ठीक। तो उसके कारण जो है घाटियों का निर्माण होता है, जिसको भ्रंश घाटी कहते हैं, या फिर कोई खंड जो है ऊपर उठ गया तो उसको पर्वत कहते हैं। तो भ्रंश से उत्पन्न पर्वत भ्रंशोत पर्वत कहलाता है, क्या कहलाता है, भ्रंशोत पर्वत। और उससे निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। कौन सी घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। यहाँ पर वलन में भी घाटियों का निर्माण हो रहा है, नीचे वाला भाग घाटी है और ऊपर वाला भाग पर्वत बन गया, तो घाटियों पर्वतों का निर्माण वलन में भी बनता है और भ्रंश में भी पर्वत और घाटियों का निर्माण होता है, ठीक। तो भ्रंश में मुख्य रूप से जो बल काम करता है वो कौन सा है, तनाव। कौन सा बल, तनाव, यानी हाँ खींचता है, एक दूसरे की तरफ बल खींचते हैं। तो जो भूखंड वाला भाग है, चट्टानी भाग है, उसमें दरार उत्पन्न हो जाता है और दरार उत्पन्न होकर के कुछ भूखंड नीचे चला जाता है या कुछ भूखंड ऊपर उठ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये पटल विरूपणी में हम लोग आंतरिक बल में ये चीज़ अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बाह्य बल की अगर बात करें तो बाह्य बल में ये समतल स्थापन का कार्य करते हैं, ये सब निर्माण का कार्य करते हैं। आंतरिक बल क्या काम करते हैं, पृथ्वी पर निर्माण का कार्य करते हैं, और बाह्य बल क्या करते हैं, पृथ्वी पर जो निर्मित सामग्री है उनको बराबर करते हैं, उनको क्या करते हैं, विध्वंस करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, बराबर करते हैं। और ऐसी इसलिए बराबर करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समतल स्थापन बल। इसको कौन सा बल कहते हैं, समतल स्थापन बल कहते हैं। इसको कौन सा बल कहते हैं, समतल स्थापन बल कहते हैं। बाह्य बल को क्या कहते हैं, समतल स्थापन बल कहते हैं। और ये किससे होता है, अनाच्छादन की प्रक्रिया से होता है। किस प्रक्रिया से होता है, अनाच्छादन की। अनाच्छादन की प्रक्रिया दो चीज़ें होती है उसमें, अपक्षय और अपर्दन। अनाच्छादन की प्रक्रिया में दो चीज़ होती हैं, अपक्षय और अपर्दन। डेन्यूडेशन अंग्रेजी में कहते हैं अनाच्छादन को, अपक्षय को वेदरिंग कहते हैं और अपर्दन को इरोजन कहते हैं इंग्लिश में। अब अपक्षय जो होता है वो स्वस्थानीय होता है, इन सीटू होता है, अपने ही स्थान पर चट्टानों का क्षय हो जाना, विखंडित हो जाना, टूट जाना, क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और इसीलिए उसको स्वस्थानीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वस्थानीय, या अंग्रेजी में इन सीटू कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इन सीटू क्रिया। किसको कहते हैं, अपक्षय क्रिया को कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में जैसे किसी नग्न चट्टान पर सूर्य की किरण आ रही, सूर्य की किरण से नग्न चट्टान गर्म होगी, रात को सूर्य छिप जाएगा, रात को जो है चट्टान अपनी ऊष्मा को बाहर निकालेगा तो चट्टान ठंडा हो जाएगा। तो डेली ये प्रक्रिया होती है, जब चट्टान गर्म होता है तो फैलता है और जब ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया के कारण चट्टान में जो है दरारें पड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं भौतिक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय में 3-4 प्रक्रियाएँ होती हैं। जैसे एक होता है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण। मोस्टली नमी होती है जिस क्षेत्रों में, वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन में जो है नमी घुली होती है, और वो किसी ऐसे चट्टान में जिसमें लौह के अंश पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान, तो लौह के अंश वाले चट्टान के साथ जब संक्रिया करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनमें जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, तो वो क्षय होने लगते हैं। जैसे जंग में सीधे ऑक्सीडेशन के कारण जंग लगना लोहे में, तो इस तरीके से उनका क्षय होता है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हो और वर्षा के साथ जो है नीचे आ जाए तो चूने वाली सतह पर उसको जो है क्या होता है, कार्बोनेशन होता है, चूने की सतह घुल जाती हैं। इस तरीके से नमक की सतह या चूने की सतह घुल जाती हैं तो उसको कार्बोनेशन की क्रिया बोलते हैं। या फिर हाइड्रेशन की क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि पानी जो है बारिश हुआ या किसी कारणवश जो है चट्टानों में पानी चला गया, चट्टान फूल जाती हैं पानी जाने के कारण, फिर उनका वाष्प बन के निकल जाता है, फिर वो सिकुड़ती हैं, फिर फूलती हैं। तो इस तरीके से वो भुरभुरी होने लगती हैं, चट्टान टूटने लगती हैं। तो इस तरीके की क्रिया हाइड्रेशन की क्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, रासायनिक क्रिया के, रासायनिक अपक्षय के प्रकार हैं। और जैविक अपक्षय में मानव के साथ साथ में जीव जंतु भी अपक्षय करते हैं, पेड़ पौधे भी अपक्षय करते हैं। तो
तो इस तरीके से 3 प्रकार से क्या है, अपक्षय है। और अपर्दन की बात करें तो अपर्दन में जो है एक सम्मिलित प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों का टूटना, उनका परिवहन करके ले जाना, उनका दूसरी जगह क्या करना, निक्षेपण करना, जमाव कर देना, तो ये सब सम्मिलित क्रिया क्या कहलाती है, अपर्दन या इरोजन कहलाती है। और इनके 5-6 प्रक्रम काम करते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रक्रम हैं। तो कौन कौन से हैं, बहता हुआ जल जिसको नदी प्रक्रम बोलते हैं, और बहता हुआ पवन या हवा प्रक्रम वायु प्रक्रम बोलते हैं। भूमिगत जल के कारण जो है बहुत सारे स्थल रूपों का निर्माण होता है, और इसके अलावा समुद्री तरंगें, सागरीय लहरें निर्माण करती हैं, और जो कल हमने पढ़ा था हिमनद। तो इनमें से कुछ बस मोटा मोटी आप जो है स्थलाकृतियों के बारे में समझ लो यहाँ पर। जैसे पहला हम लेते हैं कौन सा, नदी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, नदी प्रक्रम। अब नदी प्रक्रम में क्या क्या कार्य करते हैं अपर्दन में, एक तो होता है आपका जब नदी के साथ में टूल्स बहते जाते हैं, टूल्स मतलब कंकड़ पत्थर बहते जाते हैं, तो उसके कारण कहीं टकराएगा, किसी सतह पे किसी कॉर्नर में जो है टक्कर होगी तो उसको अपघर्षण बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपघर्षण। या फिर आपस में ही टूल्स टकराएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सन्निघर्षण, एट्रीशन। जब टूल्स चाहे पानी के साथ बह रहे हो, टूल्स मतलब कंकड़ पत्थर आपस में टकराएंगे तो सन्निघर्षण होगा, उससे जो है चूर्ण होंगे चट्टान, ठीक। और इसके अलावा जो है पानी सीधे बिना किसी टकराव के सीधे पानी चोट मारेगी, कहीं बहुत तेज़ी से पानी की लहर आई जो है नदी में और सीधे जो है पानी किसी सतह पर जो है चोट करेगी तो वो ढीला होगी। तो इस तरीके से सब क्रिया क्या है, इनके कारण चट्टानों का इरोजन होता है बहते हुए जल के कारण। अब जब इरोजन होता है तो फिर बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हमने बताया था नदी को जो है व्यक्ति की अवस्था के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों में होती है तो वहाँ पर ढाल ज़्यादा मिल जाता है नदी को, तो वहाँ पर युवावस्था होती है। और युवावस्था में नदी क्या क्या बनाती है, आई आकार की घाटी या खड्ड गॉर्ज बनाती है, जिसको खड्ड गॉर्ज महाखड्ड बोलते हैं। आई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, ठीक। और इसके अलावा क्या क्या बनाती है वहाँ पर, क्षिप्रिकाएँ। तो इस तरीके से ये सब कहाँ बनाती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, युवावस्था में। और जैसे ही फुटहिल पे नदी आती है, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है, वैसे ही जमाव करने लगती है जलोढ़ों का, तो जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख जमा हो जाते हैं। और इसके आगे मैदानी क्षेत्रों में नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पर जिगजैग बहने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, तो विसर्प का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, विसर्प का निर्माण करती है। उसी विसर्प में एक झील बन जाता है, जब नदी रास्ता छोड़ देती है, सीधे बहने लगती है तो एक झील बन जाता है जिसको गोखुर झील कहते हैं, ठीक। और कभी कभी पानी ज़्यादा आ जाता है तो नदी से बाहर पानी निकल जाता है और मलबा सब बाहर जमा हो जाता है, तो एक मैदान बन जाता है जिसको बाढ़ का मैदान कहते हैं। और वापस सिकुड़ते समय क्या होता है, जैसे जो है उसकी नदी अपने पेंदे से या अपने जो है उससे वैली से बाहर पानी लेकर गया तो मलबा भी ले गया, और सिकुड़ते समय मलबा को ले आकर के अपने दोनों साइड्स में, पार्श्व में, दोनों किनारों पर जमा कर देता है, तो एक तटबंध बन जाता है। नेचुरल तटबंध का निर्माण करती है, नेचुरल लेवी का निर्माण करती है। तो बाढ़ का मैदान, नेचुरल लेवी, ये सब मैदानी क्षेत्रों में नदी डिपोजिशन से बनाती है। फिर नदी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे समुद्र में प्रवेश करती है तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। और कई वितरिकाओं में नदी बंट जाती है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन रेतीली हो जाती है तो नदियों को बहने में दिक्कत होती है, तो तमाम वितरिकाओं में वो नदी बंट जाती है। तो इस तरीके से ये एक नदी की बनाई हुई स्थलाकृति हो गई। भूमिगत जल भी कुछ स्थलाकृति बनाती हैं। जब भूमिगत जल डोलोमाइट वाली सतह या चूने की सतह में बनते हैं स्थलाकृतियाँ, वहाँ पर नदी क्या हो जाती है, भूमिगत हो जाती हैं। नदियाँ, बारिश का पानी नीचे चला जाता है तो एक नदी बन जाती है नीचे, तो उनसे भी स्थलाकृतियाँ बनती है। दोनों प्रकार की, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। अपर्दनात्मक आकृतियों की बात करें तो वहाँ पर जो है सिंक होल्स बनते हैं, सॉल्यूशन होल्स बनते हैं, ठीक। सब आप देख लेना, सिंक होल्स, सॉल्यूशन होल्स। इसके अलावा जो है डोलाइन, इवाला, पोलजे, ये सब जो है स्थलाकृतियाँ कैसी बनती हैं, अपर्दनात्मक। और अंदर जा कर के 3 मुख्य स्थलाकृति बनाती हैं। गुफा के अंदर ऊपर से लटकती हुई जो है चूने की सतह जो बन जाती है, स्टेलैक्टाइट, और नीचे से स्टेलेगमाइट। तो इस तरीके से नीचे से फर्श से बनती है स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट, और जब दोनों मिल जाती हैं तो उसको पिलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्ट पिलर कहते हैं। और उसके अंदर एक गुफा बन जाता है, कैवर्न बन जाता है, वो पूरी गुफे में ये सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और जो जमा की हुई स्थलाकृतियाँ उसको स्पीलियोथेम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीलियोथेम कहते हैं। तो ये सब कास्ट टोपोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, कास्ट टोपोग्राफी। और इसके अलावा जो है
ये तो हो गया आपका कास्ट टोपोग्राफी। और पवन भी बहुत सारी स्थलाकृतियों को बनाती है। पवन कहाँ बहेगी मोस्टली? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन बहती है तो वहाँ पर भी बहुत सारे डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। अपरदनात्मक की बात करें तो वहाँ पर जो है छत्रक शिला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? छत्रक शिला का निर्माण होता है, जीवजैन का निर्माण होता है, ठीक, और भूस्तंभ का निर्माण होता है। ये सब जो है इंसलबर्ग का निर्माण होता है। तो ये सब कैसे बनते हैं? अपरदन से। किससे बनते हैं? अपरदन से। डिटेल में जो है आप PDF से पढ़ लेना। और निक्षेपणात्मक की बात करें तो मुख्य रूप से क्या बनते हैं? बरखांस बनते हैं। बरखांस मतलब बालुका टील, बालुका स्तूप बनते हैं। बालुका स्तूप बनते हैं जिससे बरखान बनता है और जो है सीप बनते हैं। बरखान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार जो है जमा हुए धूल के जो है पूरा एक टीला बन जाता है जिसको बरखान बोलते हैं। या एक ही सिरा निकल गया, लंबा निकल गया, एक ही चांद बन गया, चांद का एक ही सिरा लंबा हो गया तो सीप बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बालुका स्तूप से बनते हैं। और बालुका स्तूप मुख्य रूप से दो तरीके से जमते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो इस तरीके से ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जमा की गई है और अपरदनात्मक सतह है। और इसके अलावा समुद्री लहरें भी बनाती हैं। समुद्र की लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं? जब हवा बहती है ऊपर से तो हवा के घर्षण से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और समुद्र की लहरें तट पर टकराती हैं तो दोनों प्रकार के लैंड्स का निर्माण करती हैं। कौन से? अपरदन और निक्षेपण वाले। अपरदन की बात करें तो एक क्लिफ का निर्माण करती हैं। सबसे पहले क्या बनाती हैं? क्लिफ का निर्माण करती हैं। मतलब एक जो है कगार बन जाएगा, क्लिफ बन जाएगा। इसके बाद जो है घर्षित सतह बन जाती है, मैदान बन जाता है, घर्षित सतह बन जाती है। इसी में नेचुरल जो है आपका नेचुरल अर्क का निर्माण करती हैं। नेचुरल अर्क का निर्माण करती हैं, सब देखना आप। और इसके अलावा जब अर्क टूट जाता है तो स्टैग का निर्माण करती हैं, एक स्तंभ बन जाता है। इस तरीके से ये सब किससे बनता है? अपरदन से बनता है। और निक्षेपण से क्या क्या बनाती हैं? निक्षेपण से जो है बीज का निर्माण होता है, पुलिन का निर्माण करती हैं, ठीक, स्पीड का निर्माण होता है। जब स्पीड मुड़ जाता है तो उसको हुक कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक कहते हैं। और जब दोनों तरफ से मुड़ जाता है, थोड़ा सा खुल जाता है तो उसमें जो है पानी चला जाता है, पश्च जल या लैगून कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्थलाकृतियाँ। या फिर एक टोम्बोलो है। टोम्बोलो क्या है? जब स्पीड जो है एक मुख्य भूमि से और एक द्वीप को जोड़ता है तो उसको टोम्बोलो कहते हैं। जब दो द्वीपों को जोड़ता है तो उसको डम्बल बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जमा की गई स्थलाकृतियाँ समुद्र की लहरें भी बनाती हैं। और इसके अलावा आप हिमनद की बात करें अगर तो हिमनद में भी इस तरीके से बहुत सारे इरोजनल और डिपोजिशनल सतह बनते हैं। हिमनद क्या है? बहता हुआ जो है हिम के खंड है, हिमनद है। अब ये ढाल के अनुरूप बहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यू आकार की घाटी बनती है। वी आकार की घाटी तो नदी बनाती है, यू आकार की घाटी हिमनद बनाती है। हैंगिंग वैली बनाती है, लटकती घाटी का निर्माण करती है इसी में। और इसके अलावा जो है सर्क का निर्माण करती है। सर्क मतलब आराम कुर्सी वाली आकृति का निर्माण करती है। जब दो तरफ से सर्क कटते चले जाते हैं तो बीच में एक शिखर बन जाता है जिसको अरेट बोलते हैं। चारों तरफ से सर्क बनता है तो बीच में एक पिरामिडिकल पीक बन जाता है जिसको हॉर्न कहते हैं, ठीक। और अगर उसी में छेद हो जाए तो कॉल कहते हैं, जैसे इंदिरा कॉल है। तो इस तरीके से ये कुछ अपरदनात्मक सतह हैं। और इसके अलावा निक्षेपणात्मक सतह का निर्माण करती है। निक्षेपण में मोरेन्स महत्वपूर्ण है। जब समुद्र उसके जो कंकड़ पत्थर हैं जब जमा हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं तो उसको टिल बोलते हैं। क्या कहते हैं? टिल कहते हैं। किससे प्राप्त? हिमनद से प्राप्त कंकड़ पत्थर जिसको गोलास्म कहते हैं। और गोलास्मों का ढेर क्या कहलाता है? टिल कहलाता है। और वो क्या बनाता है? मोरेन या फिर हिमोड़ बनाता है। क्या बनाता है? हिमोड़। हिमोड़ 4 प्रकार के बनते हैं। जब घाटी के सहारे जमा होता है किनारे किनारे तो पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। और बीच में घाटी में जमा होता है तो उसको मध्यस्थ, मेडियल या मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। और तली में जमा होता है तो उसको तलस्थ जो है तलस्थ या ग्राउंड मोरेन कहते हैं। और जब लास्ट में अंतस्थ या टर्मिनल, और उसी में ड्रमनिल का निर्माण होता है। उसी में क्या निर्माण होता है? ड्रमनिल। कटाव में एक जो है रॉस मुटाने बनता है भेड़ की आकृति का, लेकिन यहाँ पर ड्रमलिन बनता है। उल्टी टोकरी ड्रमलिन है। जब उल्टी टोकरी तमाम बन जाती है तो कटे अंडों की जैसे दिखाई देती है, तो अंडों की बास्केट, अंडों की टोकरी बन जाती है, ठीक। और इसके अलावा इसी में जब जिगजैग तरीके से लहरदार जमा हो जाता है टीले का तो उसको क्या बोलते हैं? स्कर बोलते हैं। इस तरीके से एक टीला बन जाता है, स्कर कहलाता है। और उसी में जब अंतस्थ मोरेन के आगे जाकर के एक आउटवाश प्लेन का निर्माण करती है, मैदान का निर्माण करती है, जिसमें केम और केटल बन जाता है। मतलब ऊंचे उठे हुए
स्टील क्या कहलाते हैं, केम कहलाते हैं आउटवाश प्लेन में, और गर्त उसमें जो बनते हैं केटिल कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो है स्थलाकृतियों का निर्माण हिमनद करती है। तो ये पूरा हमने अब तक जो जहाँ से शुरू किया था पूरा हमको लगता है 1.5 घंटे में पूरा कवर करा दिया। ऐसे ही पढ़ाई होगी, देखिए इसी तरीके से पढ़ोगे, पहले पढ़ लोगे, फिर एक दिन जब पूरा हमारा भूगोल हो जाएगा ना तो 2-2.5 घंटे में ही पूरे भूगोल का हम एनालिसिस कर देंगे। और ये बार बार बीच में करते रहेंगे तो कभी भूलोगे नहीं।